सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुवाल निषाद से बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। जस्टिस रंजन रॉय की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की है। बता दें कि पूर्व सांसद मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है। याचिका में भाजपा की पूर्व सांसद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम भुवाल निषाद ने तथ्यों को छिपाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। राम भुवाल निषाद के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए हैं, जबकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में सिर्फ 8 मुकदमों की ही जानकारी दी है। मेनका गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि राम भुवाल निषाद ने जमानत ली, कोर्ट की पेशी पर पेश भी हुए, लेकिन चुनाव आयोग में जानकारी छुपाते हुए सिर्फ 8 केस दर्ज होने की बात बताई। इस याचिका के दायर होने के बाद सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी 9 प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया था। सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व रखा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी लीडर मेनका गांधी इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाई है। यहां समाजवादी पार्टी के राम भुवाल निषाद ने 43,174 वोटों से फतह हासिल की। एसपी को 4,44,330 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 4,01,156 वोट ही हासिल हो सके। वहीं अगर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी की मेनका गांधी ने 4,59,196 वोटों से जीत दर्ज की थी। राम भुवाल निषाद पहले भाजपा में ही थे, लेकिन बाद में सपा में शामिल हो गए थे। लोकसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले दर्ज है। उनकी उम्र 64 साल है। लोकसभा चुनाव में दिए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी आय का स्रोत कृषि उपज और राजनेता पेंशन बताया है। राम भुवाल निषाद कोड़ीराम विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। वह साल 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में मत्स्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। राम भुवाल की गोरखपुर, सुल्तानपुर और इसके आसपास के इलाकों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2012 में उन्होंने गोरखपुर ग्रामीण से भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उनके स्थान पर विपिन सिंह को टिकट दे दिया गया था। इस बात से वे भाजपा से नाराज हो गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में राम भुवाल निषाद वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े थे, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। उसके बाद उनको बसपा से टिकट मिला था, लेकिन उनके विवादित बयानों के बाद उनका टिकट काट दिया गया था। 2019 में सपा ने उन्हें टिकट देकर एक बार फिर गोरखपुर से सांसद प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जीत बीजेपी के रवि किशन ने दर्ज की थी। उसके बाद 2024 में सपा ने उनको सुल्तानपुर से टिकट दिया था। सपा की टिकट पर उन्होंने सुल्तानपुर से जीत दर्ज की है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। यह बीजेपी ने सही किया। इन्होंने नजूल भूमि कानून के विषय में भी अपने ही विधायक द्वारा ऐसी ही समिति के पास भेज दिया। इससे विपक्ष के पास से रोने का कारण चला जाएगा, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति में संसद के सीटों के अनुपात में ही प्रतिनिधि होते हैं, तो जिसकी सरकार है उसको ही बहुमत मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के बहाने कांग्रेस पर उसी के हथियार से वॉर किया है। इस वॉर से कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। दरअसल मोदी सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन संबंधी विधेयक पेश कर दिया। इसको लेकर विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है कि वह धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसी के जवाब में सरकार ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने वर्ष 2005 में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजिंदर सच्चर थे। इस कारण इसका नाम सच्चर कमेटी पड़ा। कमेटी में 6 अन्य मेंबर भी थे। इस कमेटी ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने के लिए कई सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों में से एक को आधार बनाकर मोदी सरकार ने विपक्ष पर वार किया है।
मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए 2005 में इस कमेटी का गठन किया गया था। उस वक्त देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए 1 की सरकार थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर खूब बवाल भी हुआ था। इसी रिपोर्ट के आधार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर मुस्लिम समुदाय के सबसे पहला अधिकार होने की बात कही थी। रिपोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक आर्थिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डाला था। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विशेष विकास योजनाएं और आर्थिक सहायता दी जाए। विधेयक पेश करने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सच्चर कमेटी के बारे में हम सभी को मालूम है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है उससे सिर्फ 163 करोड़ की आमदनी होती है। अगर सही तरीके से इन संपत्तियों को मैनेज किया जाए तो इससे 12,000 करोड़ रुपए सालाना इकट्ठा हो सकते हैं। यह बातें पुराने समय की है। आज के समय में इससे और भी ज्यादा पैसे प्राप्त हो सकते हैं। इससे मुस्लिम समुदाय की स्थिति बेहतर करने में काफी आर्थिक मदद मिलेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड में महिला सदस्यों को भी जगह दी जाए। इसने कहा कि बोर्ड में महिलाओं और बच्चों को भी जगह मिलनी चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही इस बिल को लाया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू ने आगे कहा कि इस विधेयक के जरिए धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। इसमें संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। वक्फ अधिनियम 1995 अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं रहा। हम कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि यह संशोधन उन कार्यों को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं जो आप नहीं कर सके। रिजिजू ने आगे कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि वक्फ अधिनियम 1995 का फिर से अध्ययन होना चाहिए। विपक्ष राजनीति के लिए इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार खुलकर खेल रही है। यही कारण है कि बीजेपी को डिफेंसिव मोड में आना पड़ रहा है या फिर गेंद इधर उधर मारने को विवश हो रही है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया जिससे कांग्रेस पार्टी एकदम शांत हो गई। दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण के वर्गीकरण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। दक्षिण के राजनेता सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो उत्तर में इसका विरोध शुरू हो गया है। हालांकि देश की 2 बड़ी पार्टियों ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का 3 मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया है, जबकि बाकी के मुख्यमंत्री अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को द्रविड़ मॉडल को मंजूरी बताया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि हम पहले से इस तरह की मांग करते रहे हैं। मेरे पिता करुणानिधि ने राज्य के अरुण थतियार समुदाय के लिए 3% आंतरिक आरक्षण की व्यवस्था की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से कमजोर तबके को न्याय मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सोशल जस्टिस के सिद्धांत को मजबूत करने वाला है। कांग्रेस शासित तेलंगाना में भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, आगे सभी भर्ती परीक्षाओं में सब कोटा सिस्टम लागू किया जाएगा। उत्तर भारत में अभी 3 आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, ओडिशा के मोहन मांझी और छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय है। तीनों में से किसी ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस में दक्षिण के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत के कई बड़े नेता चुप है। उत्तर भारत में कांग्रेस के बड़े दलित नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि कोर्ट का फैसला आरक्षण विरोधी है। पार्टी की तरफ से सुप्रीम फैसले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारों का कहना है कि इस फैसले से अनुसूचित जाति में दबदबा रखने वाली जातियों को नुकसान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। बिहार के सर्वे के मुताबिक राज्य में 5.31% आबादी पासवानों की है। यादव के बाद यह दूसरी जाति है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। वहीं तीसरे नंबर पर जावट है जिनकी संख्या 5.25% है। आरजेडी ने इस फैसले का विरोध किया है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इस मामले में एकमत दिखाई दे रहे हैं।
उनका कहना है कि दलितों के आरक्षण के लिए कभी आय को आधार नहीं बनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी फैसले का स्वागत किया है। निषाद पार्टी की मांग है कि निषादों को भी एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। वहीं ओपी राजभर ओबीसी कोटा के अंदर ईबीसी कोटा की मांग कर रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ने ही इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस तरह से आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी फैसले का विरोध किया है। महारों के समर्थन वाली पार्टी का कहना है कि यह उनके खिलाफ है। वहीं दक्षिणी भारत की पार्टियों ने इस फैसले का समर्थन किया है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज सदन में जितने भावुक दिखे वैसा शायद ही आपने उन्हें पहले देखा होगा। दरअसल आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सांसद महिला पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर हंगामा करने लगे। पहले तो सभापति ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब सांसद लगातार शोर मचाते रहे तो सभापति गुस्से में पहले अपनी सीट से उठे और फिर जो उन्होंने कहा वो सबको हैरान कर गया। इसके बाद उन्होंने सभी सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान वो काफी भावुक दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विनेश का मुद्दा उठाया, लेकिन इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताते हुए उन्हें रोक दिया। धनखड़ ने कहा कि इस पर बाद में चर्चा होगी। तभी तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। इस पर वो सभापति पर चिल्लाने भी लगे। विपक्ष के अन्य सांसदों ने भी नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी। टीएमसी सांसद के इस रवैये से नाराज होकर जगदीप धनखड़ अपना आसन छोड़कर उठ गए और वहां से चले गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने भरी सदन में ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्रायन को डांटा भी, उन्हें जमकर सुनाया और फिर सभापति की कुर्सी छोड़कर अपने चेंबर में चले गए। सभापति ने सदन में मौजूद कांग्रेस नेता जयराम रमेश को भी डांटा। उन्होंने कहा, मिस्टर जयराम, आप हंसिए मत, मैं आपको जानता हूँ। उन्होंने खड़गे को भी कहा कि आप जो बोल रहे हैं इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। इससे पहले सभापति ने कहा कि पूरा देश विनेश के लिए दुखी है, लेकिन इसका राजनीतिकरण मत करो। विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से उठाना चाहता है, जबकि ऐसा करना देश की बेटी का अपमान है। इस पर कांग्रेस और टीएमसी समेत इंडी गठबंधन के अन्य सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सभापति ने कहा कि सरकार विनेश को वह सब कुछ देगी जिसका पदक विजेता को हकदार होता है। विनेश को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मामले पर विपक्ष को घेरते हुए कहा, ये देश का सवाल है और पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस मामले को भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष विषय और मुद्दा विहीन हो चुका है, इसलिए विनेश के मामले में राजनीति कर रहा है। भारत सरकार और खेल मंत्रालय ने इस मामले में हर संभव प्रयास किया है। भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है और मैं ये आशा करता हूँ कि विपक्ष अपनी इस जिम्मेदारी को समझेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर से राव रेवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ईडी से पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को रद्द करने की उनकी मांग में अब क्या बचा है, जबकि उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका को अनुमति मिल जाती है तो क्या एजेंसी फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। न्यायमूर्ति नीना बंसल ने ईडी के वकील से कहा, मेरे सवाल का जवाब दें। अगर मैं आपकी याचिका को अनुमति नहीं देती हूँ तो आगे क्या होगा? क्या आप उन्हें फिर से गिरफ्तार करेंगे? इस पर ईडी के वकील ने कहा, अब गिरफ्तारी का कोई सवाल ही नहीं है और किसी ने भी उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं बताया है।
जज ने यह भी कहा है कि मामले में दायर आवेदन इतने अच्छे तरीके से किए गए थे कि वह भ्रमित हो गई। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता से जुड़े 3 सवालों पर विचार के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। लेकिन केजरीवाल अभी भी जेल में हैं, क्योंकि वह आबकारी घोटाले से जुड़े CBI के भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील ने कहा कि यह सरासर उत्पीड़न का केस है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में मार्च में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने मतदान के आखिरी चरण के दूसरे दिन तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। इससे पहले 5 अगस्त को मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति में CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने को हाई कोर्ट ने सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने के बाद उनके खिलाफ साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया और यह नहीं कहा जा सकता कि यह बिना किसी उचित कारण के यह वैध था। अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके बाद चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वे फिर से तिहाड़ जेल में वापस आ गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।